हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में, जिन्होंने फ्राइडे यानी कि 20 जनवरी को अपने थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं। कंपनी का जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो पिछले साल के मुकाबले 15% गिर करके 15,792 करोड़ रुपए रहा है। और जो ओवरऑल नंबर्स हैं वो थोड़े एक्सपेक्टेशन से खराब लग रहे हैं। इसके अलावा कंपनी के बोर्ड ने 20,000 करोड़ रुपए की फंड रेजिंग को भी अप्रूव किया है। तो आज के वीडियो में हम इन सभी टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम कंपनी के थर्ड क्वार्टर के फाइनेंशियल्स के बारे में बात करें तो कंपनी ने थर्ड क्वार्टर में 15,792 करोड़ रुपए का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, जो कि एक्चुअल टर्म में पिछले साल के मुकाबले 15% गिरा है। तो आप सोच रहे होंगे कि भाई 15% प्रॉफिट क्यों गिर गया है। तो उसके पीछे का जो मेन रीजन है वो है पिछले साल में इनकी एक एक्सेप्शनल इनकम थी थर्ड क्वार्टर में लगभग 2,836 करोड़ रुपए की, जिसकी वजह से पिछले साल इनको काफी ज्यादा प्रॉफिट हुआ था। तो अगर हम इसको हटा दें तो इनको लगभग पिछले साल के मुकाबले 0.6% ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट में जो कमी देखी गई है उसकी मेन वजह है कि इनके जो एक्सपेंसेस बढ़े हैं, साथ साथ में जो इनका मेन ऑयल टू केमिकल बिजनेस है जहां से सबसे ज्यादा इनको रेवेन्यू आता है, वहां पे मार्जिन प्रेशर देखा गया है। इसके अलावा अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू इनका पिछले साल के मुकाबले 14.8% बढ़ करके 2,41,000 करोड़ रुपए रहा है। और यहाँ पे जो अनलिस्ट हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 2,23,000 करोड़ रुपए इनका रेवेन्यू रह सकता है। तो इन्होंने अनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन से रेवेन्यू के मामले में बेहतर परफॉर्म किया है। और अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो ईटी नाउ का एक पोल आया था, उसमें इनका जो प्रॉफिट है वो 15,990 करोड़ रुपए का एस्टीमेट लगाया गया था। तो इनका प्रॉफिट एक्चुअली में एस्टीमेट से थोड़ा सा कम रहा है, इसलिए कहा जा रहा है कि इनके जो नंबर हैं एक्सपेक्टेशन से थोड़े खराब रहे हैं। इसके अलावा कंपनी ने एबिटा यानी कि जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन होती है उसमें 13.5% की वृद्धि रिपोर्ट करी है। और इसका जो मेन कारण है, एक तो जियो जो कि जिसमें कि सब्सक्राइबर बेस बड़ा है, और उसके अलावा आरपू यानी कि जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर होता है उसमें भी 17.5% की वृद्धि देखी गई है पिछले साल के मुकाबले। और दूसरा इनका शाइनिंग सेगमेंट है रिटेल, जहां पे सभी जो कंजम्पशन बास्केट है वहां पे ग्रोथ देखी गई है, नए स्टोर कंपनी ने खोले हैं। इसके अलावा जो डिजिटल चैनल से रिटेल सेगमेंट में जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है उसमें लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसके अलावा अगर हम कंपनी का डेट की बात करें यानी कि नेट डेट, जिसमें कि कैश और कैश इक्विवेलेंट को अगर हम हटा दें तो वो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आपको पता होगा कि जब इन्होंने फेसबुक गूगल वगैरह से फंडिंग उठाई थी तो ये नेट बेसिस पे इनका जो डेट है वो जीरो हो चुका था, लेकिन अब ये 1,10,000 करोड़ हो गया है। हालांकि अभी भी अगर हम एनुअलाइज्ड एबिटा को देखेंगे, जैसे कि इस क्वार्टर का 38,460 करोड़ है, तो एनुअलाइज्ड बेसिस पे ये इनके डेट से ज्यादा ही है। तो ओवरऑल डेट अभी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुआ है, लेकिन ये एक चिंता की बात है कि इनका डेट लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से 36.4% इनकी फाइनेंस कॉस्ट में भी वृद्धि देखी गई है। और अब अगर हम इनकी सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस देखें तो इनका जो मेजॉरिटी रेवेन्यू है वो ऑयल टू केमिकल बिजनेस से आता है, 54% के आसपास रेवेन्यू आया है। यहाँ पे क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी बढ़े हुए थे जिसकी वजह से रेवेन्यू में बढ़ोतरी देखी गई है। इस सेगमेंट में इनके रिफाइनिंग पेट्रोकेमिकल वगैरह के बिजनेस आते हैं। दूसरे नंबर पे रेवेन्यू के मामले में रिटेल सेगमेंट है इनका, और तीसरे नंबर पे डिजिटल। तो लगभग 90% जो रेवेन्यू है वो इन तीन सेगमेंट से आता है। इसके अलावा जो इनके दूसरे सेगमेंट है जैसे ग्रीन एनर्जी मीडिया वगैरह हो गए, और इसके अलावा ऑयल एंड गैस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जिसका कि आईपीओ लाने वाले हैं, वो मिला करके बाकी का 9 से 10% का रेवेन्यू जनरेट करते हैं। एबिटा के मामले में बात की जाए तो इसमें भी ऑयल टू केमिकल 38% इन्होंने एबिटा जनरेट किया, हालांकि इसमें उम्मीद से थोड़ी खराब परफॉर्मेंस रही है। जियो 35% इनका एबिटा जनरेट कर रहा है, शाइनिंग स्टार है। और रिटेल 13% जनरेट कर रहा है, अगेन यहाँ पे भी बहुत ही अच्छी इंप्रूवमेंट देखी जा रही है। इसके अलावा ऑयल एंड गैस 11%, और जो दूसरे बिजनेस है 3% एबिटा जनरेट कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम इनके जो तीन मेजर सेगमेंट हैं उनकी परफॉर्मेंस को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करें तो जो ऑयल टू केमिकल सेगमेंट है वहां पे रेवेन्यू में 10% की ग्रोथ देखी गई है, और उसका रीजन यही है कि जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं उसमें 11% की वृद्धि हुई है। तो ये क्या करते हैं, क्रूड ऑयल को लेते हैं, उसको रिफाइन करके बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। तो अगर ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो इनका रेवेन्यू में भी बढ़ोतरी होगी।
इसके अलावा इनकी ग्रोथ और भी ज्यादा होती अगर इनकी प्लान्ड जो मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन एक्टिविटी थी जिसकी वजह से इनकी प्रोडक्शन हैम्पर हुई है, तो ये एक रीजन है इनके रेवेन्यू में अदरवाइज बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होती। इसके अलावा थोड़ा बहुत इनके जो प्रोडक्ट है उसमें मार्जिन प्रेशर देखा गया है जिसकी वजह से इस सेगमेंट ने इनको थोड़ा निराश किया है। इसके अलावा अगर जियो की बात की जाए तो जियो ने रेवेन्यू के मामले में 20.8% का इंक्रीज दिखाया है, नेट प्रॉफिट 28.6% बढ़ा है, यानी कि जियो शाइन कर रहा है। इसके अलावा एबिटा मार्जिन 1.7% बढ़े हैं और उसमें मेन वजह है जो इनका एवरेज रेवेन्यू पर यूजर बढ़ा है। इसके अलावा जो लोअर स्पेक्ट्रम यूसेज चार्जेस हैं उसकी वजह से भी इनको मार्जिन में फायदा हुआ है। जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है अब 178 रुपए 20 पैसे हो गया है, पिछले क्वार्टर में ये 177 रुपए 20 पैसे था, यानी कि 1 रुपया पिछले क्वार्टर के मुकाबले बढ़ा है। और अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें तो उसमें 17.5% की वृद्धि देखी गई है। और अब बात की जाए रिटेल सेगमेंट की, तो इस सेगमेंट ने तो हाईएस्ट एवर जो क्वार्टरली रेवेन्यू और एबिटा है वो इस क्वार्टर में दर्ज किया है। इनका जो ओवरऑल फुटफॉल है सभी फॉर्मेट को मिला करके वो 201 मिलियन है, यानी कि 20 करोड़ 10 लाख। इससे पहले जो पिछले साल था उसमें 160 मिलियन था और पिछले क्वार्टर में 180 मिलियन, तो लगातार इनका फुटफॉल बढ़ रहा है। इसके अलावा कंपनी ने 789 नए फिजिकल स्टोर भी ऐड किए हैं लगभग 6 मिलियन स्क्वायर फीट एरिया में। और जो डिजिटल कॉमर्स और न्यू कॉमर्स बिजनेस है वहां से लगातार इनका जो रेवेन्यू है बढ़ता जा रहा है। वो 38% ग्रो किया है और 18% जो ओवरऑल रिलायंस रिटेल का रेवेन्यू है उसमें अब इनका डिजिटल कॉमर्स और न्यू कॉमर्स बिजनेस से कंट्रीब्यूशन आता है। इन सब के अलावा कंपनी ने 20,000 करोड़ रुपए की फंड रेजिंग भी अनाउंस करी है। आपको याद होगा कि अदानी ग्रुप ने भी 20,000 करोड़ रुपए की फंड रेजिंग अनाउंस की थी। वो एक एफपीओ यानी कि फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर लेकर के आ रहे हैं इस महीने के एंड में, जिसके द्वारा वो 20,000 करोड़ रुपए रेज करेंगे। तो रिलायंस कहां पीछे रहने वाला था, तो रिलायंस के बोर्ड ने भी 20,000 करोड़ रुपए की फंड रेजिंग अप्रूव कर दी है। हालांकि ये कोई एफपीओ लेकर के नहीं आएंगे, ये नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू करेंगे और ये भी डिबेंचर प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे इशू किए जाएंगे, यानी कि कुछ सिलेक्टेड इन्वेस्टर है जिनको की डिबेंचर इंटरेस्ट पे इशू किए जाएंगे। और तो हम और आप जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। और ये जो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर हैं ये या तो एक ट्रांच में या मल्टीपल ट्रांचेस में इशू किए जाएंगे, यानी कि एक बारी में हो सकता है 20,000 करोड़ रुपए रेज करा जाए या मल्टीपल टाइम में। इसके अलावा अगर बात की जाए कि भाई रिलायंस को पैसे की जरूरत क्यों पड़ गई है, तो उसकी मेजर वजह है कि जो इनका सभी बिजनेसेस में एक्सपेंशन है वो इस पैसे से किया जाएगा। जैसे कि एक गीगा फैक्ट्री बिल्ड कर रहे हैं नए एनर्जी इकोसिस्टम के लिए, ये जामनगर जो गुजरात में है वहां पे बिल्ड की जा रही है। इसके अलावा 5G का टेलीकॉम सर्विस रोल आउट है, रिटेल एक्सपेंशन है, तो इन सभी में जो पैसे की जरूरत है वो 20,000 करोड़ से पूरी की जाएगी। इससे पहले आपको याद होगा पिछले साल की जो इनकी एनुअल जनरल मीटिंग थी उसमें मुकेश अंबानी जी ने बोला था कि आने वाले 3 साल में 75,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे ऑयल टू केमिकल बिजनेस, जिसमें कि ग्रीन एनर्जी सेगमेंट को जो ये बढ़ाने वाले हैं अगले 10 साल में। तो उसमें ये बहुत सारा पैसा खर्च होने वाला है। और अब अगर बात की जाए कि भाई क्या हमें करंट प्राइस पे रिलायंस का शेयर लेना चाहिए और क्या मंडे को इनका शेयर नीचे खुल सकता है, तो ओवरऑल ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव है। हालांकि रिजल्ट मिले जुले कहे जा सकते हैं, कुछ ऐसे एरिया हैं जहां पे कंपनी ने डिसअपॉइंट किया है, जैसे कि प्रॉफिट के टारगेट को एस्टिमेट से मिस किया है। तो ओवरऑल हो सकता है कि मंडे को एक बार के लिए नेगेटिव भी शुरुआत हो इनकी। लेकिन इनका शेयर ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि पिछले एक महीने में लगभग 7% गिर चुका है। तो ये कहना बड़ा ही मुश्किल है कि मंडे को कैसे खुलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर इसमें कोई करेक्शन आती है तो वो एक अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट देखें तो बीएनपी परिबास ने बाय रेटिंग दी है, प्रभुदास लीलाधर ने बाय रेटिंग दी है। इसके अलावा जो टिकर टेप का प्रेडिक्टिव एनालिसिस है उसके हिसाब से एवरेज प्राइस 2800 रुपए के आसपास होना चाहिए, हायर साइड पे 3380 और लोअर साइड पे 2000। तो अभी जो लास्ट क्लोजिंग हुई है 2450 के आसपास, 2442 के आसपास, उस हिसाब से ये अपने एवरेज टारगेट प्राइस से नीचे पे अवेलेबल है। बाकी तो भारत की सबसे बड़ी कंपनी है, मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से पीबी रेशो थोड़ा सा ऑन द हायर साइड है, लेकिन जिस तरह का ये कॉन्ग्लोमरेट है यानी कि मल्टी इंडस्ट्री कंपनी है, आपको ऐसी कोई कंपनी नहीं मिलेगी। आप लिटरली एक कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको टेलीकॉम सेक्टर का भी एक्सपोजर मिल जाता है, रिटेल सेक्टर का भी, ऑयल टू केमिकल यानी कि एनर्जी सेक्टर का भी, और भी बहुत सारे सेक्टर का आप एक्सपोजर ले लेते हैं। तो इन ए वे इनके शेयर एक म्यूचुअल फंड की तरह भी काम करता है। तो अगर आपको कंपनी में भरोसा है तो मुझे लगता है कि कोई भी करेक्शन लॉन्ग टर्म के लिए आपको एक अपॉर्चुनिटी देगी। हालांकि शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि एक बार के लिए 2000 की तरफ भागे,
लेकिन लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली ये ऊपर जाना चाहिए और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देना चाहिए। और उसके पीछे की वजह भी आप देख सकते हैं, ऑयल टू केमिकल बिजनेस, चाहे वो पेट्रोकेमिकल हो, रिफाइनिंग हो, उसमें टॉप प्लेयर हैं। रिटेल में, ऑर्गेनाइज सेक्टर में नंबर वन प्लेयर हैं। जियो पिछले 5-6 साल में इनकी एंट्री हुई है, लेकिन आज की डेट में नंबर वन प्लेयर हैं। और ग्रीन एनर्जी जो कि आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर होने वाला है, उसमें ये एक बड़े प्लेयर उभर के आने वाले हैं, बड़ी मेजर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो फ्यूचर तो रिलायंस का ही है, तो अगर कोई गिरावट होती है तो मेरे हिसाब से तो डेफिनेटली इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज हैं वो मेरे पर्सनल हैं। अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी फर्दर रिसर्च के बेसिस पे ही कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।